Hello guys, welcome to our channel C3 Coding. आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह हम कोड कर सकते हैं C++ लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, द टर्म कोड मीन्स कि हम किस तरह एक प्रोग्राम लिख सकते हैं C++ लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, सो सबसे पहले तो ये बात है कि एक प्रोग्राम क्या होता है। जनरल definition जो कि हमें बुक्स में भी मिलती है is that program is a set of instruction given to a computer to solve a specific problem। ठीक है, set of instruction का मतलब ये है कि हम जो बातें इंसानों से करना चाहते हैं वो तो हम अपनी लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी पर्सन से बात करनी है तो मैं उसी लैंग्वेज में करूँगा जिसमें वो उस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमने किसी मशीन से बात करनी हो या किसी डिवाइस से बात करनी हो या कंप्यूटर से बात करनी हो तो हम उसकी नेटिव लैंग्वेज में बात करेंगे, ना कि हम उसको बात करेंगे इंग्लिश में, उर्दू में। सो जब हम किसी डिवाइस से उसकी नेटिव लैंग्वेज या ऐसी लैंग्वेज में जिसको वो डिवाइस समझ सकती है उसमें बात करने की कोशिश करते हैं तो हम उस बात करने के अमल को सिंटैक्स की फॉर्म में उस डिवाइस को समझाने की कोशिश करते हैं। हम उस बात को सिंटैक्स की फॉर्म में लिखते हैं और एज अ इनपुट उस डिवाइस को हम बात दे देते हैं। सो वो जो बात हम उस डिवाइस की समझने वाली लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे सिंटैक्स की फॉर्म में इज कॉल्ड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉरी इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। वो क्या कहलाएगा, वो एक प्रोग्राम कहलाएगा। लेकिन उस प्रोग्राम को लिखने के लिए जो लैंग्वेज यूज होगी वो क्या कहलाएगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ऐसी वो तमाम लैंग्वेजेस जिसको कंप्यूटर समझ सकता है इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, या ऐसी वो तमाम लैंग्वेजेस जिसमें हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए प्रोग्राम लिखते हैं वो तमाम लैंग्वेजेस क्या कहलाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो उनमें से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो है C++। ठीक है, C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, C# लैंग्वेज, जावा, ठीक है, Ruby on Rails, Python, there are many languages you can see on the Google Wikipedia, you can also search out there। there are multiple languages, some languages जो हैं वो outdated हो चुकी हैं और कुछ यूज हैं। तो हमारे चैनल में सबसे मेन कंट्रीब्यूशन C++ का। ठीक है, हम आपको कोडिंग सिखाएंगे लेकिन किस स्पेसिफिक लैंग्वेज जो कि हमने सेलेक्ट की है वो C++। So it is our first lecture, lecture number 1। The main theme of this lecture is to conclude the parts of C++। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको C++ का प्रोग्राम लिखना सिखाऊं, सबसे पहले जरूरी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि C++ प्रोग्राम के कितने बेसिक पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कितने उसके मेन पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स से मिलकर जो है वो C++ का एक These are the basic parts। तो सबसे पहले तो ये कि C++ प्रोग्राम के 4 पार्ट्स होते हैं। There are 4 parts of a C++ program। The first part is a preprocessor directive। C++ का जो पहला पार्ट होता है वो होता है जी preprocessor directive, which is #include iostream। As you can see on the slide, the number 1 heading is #include iostream। ठीक है, ये होती है जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होती है इसके बारे में मैं आपको फर्दर बताऊंगा, लेटर डिस्कशन करते हैं इस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम काउंटिंग द पार्ट्स ऑफ C++। सो द सेकंड पार्ट इज यूजिंग नेमस्पेस std। ये एक नेमस्पेस होती है जो कि हम अपने प्रोग्राम के लिए यूज करते हैं। कि नेमस्पेस क्या होती है, इसका क्या किरदार है, इसका क्या रोल है, इसको डिस्कशन देखेंगे। तो थर्ड प्रोग्राम होता है, तो थर्ड पार्ट होता है किसी भी C++ प्रोग्राम का, वो होता है उसका मेन फंक्शन। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर हम मेन अपना कोड लिखते हैं कि जो भी हमें कोड परफॉर्म करना है वो हम इस फंक्शन के लिए करते हैं। एंड द फोर्थ part of a C++ program is the statement which is called return 0। ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि हम मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं।
तो ये चार पार्ट्स हैं जो कि मिलकर एक सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब हम इनकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहला पार्ट जो कि कौन सा था, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से क्या मुराद है? प्री प्रोसेसर जैसे कि वर्ड आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि ये एक ऐसी डायरेक्टिव है जो कि प्रोसेसिंग से पहले जो है एग्जीक्यूट होती है। ये प्री प्रोसेसर। इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके स्टार्ट पर हैश साइन, जो भी स्टेटमेंट हम हैश साइन के स्टार्टिंग पॉइंट से लिखते हैं, या अगर हम किसी भी स्टेटमेंट के स्टार्ट पर हैश साइन लगा देते हैं तो वो हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बन जाती है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट रीड्स योर प्रोग्राम बिफोर इट इज कंपाइल्ड। कंपाइलर, देखिए जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे ना तो हम उसके लिए कोई ना कोई टूल यूज करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम वो प्रोग्राम लिखेंगे C++ का। तो वो जो टूल होगा वो कहलाता है कंपाइलर। कंपाइलर का मतलब ये होता है, कंपाइलर एक ऐसा टूल होता है जो कि आप प्रोग्राम लिखते हैं उसको कंपाइल करता है। ठीक है, तो हमारे ट्यूटोरियल्स के अंदर या फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि हमने कोडिंग किस में करनी है। हमें जो कंपाइलर यूज करना है उसका नाम है विजुअल स्टूडियो। ठीक है, विजुअल स्टूडियो। मैं आपको इसकी डेमोंस्ट्रेशन भी देता हूं थोड़ी देर में। so, हमारा कंपाइलर जो है सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अगर आपने प्रोग्राम के अंदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखी हुई है तब हमारा कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को पढ़ेगा। अदरवाइज सबसे पहले वो पहली लाइन चेक करेगा, अगर तो वहां प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखी हुई है देन वो अगली लाइंस पर मूव करेगा। अगर आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखना भूल गए हैं या नहीं लिखी तो आपका कंपाइलर नेक्स्ट प्रोग्राम को पढ़ेगा ही, ठीक है, उसको कंपाइल ही नहीं करेगा। सो उसके अलावा इस स्टेटमेंट का मेन मकसद ये भी होता है, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो यूज्ड टू इंक्लूड द कंटेंट्स ऑफ अदर फाइल। फॉर एग्जांपल C++ या कंपाइलर की कुछ बिल्ट इन फाइल्स होती हैं, अगर आपने उनको यूज करना है तो आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल करना है। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो व्हाट इज आईओस्ट्रीम? अब मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपने किसी दूसरी फाइल के कंटेंट को यूज करना है तो आपको हैश इंक्लूड या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज करना है। तो इसका मतलब ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कोई अदर फाइल को यूज कर रही है। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम के अंदर जो कीवर्ड है आईओस्ट्रीम, हैश इंक्लूड नहीं, सिर्फ आईओस्ट्रीम। आईओस्ट्रीम एक ऐसी फाइल है जो कि इनपुट आउटपुट के लिए यूज होती है। जब भी आपने प्रोग्राम के अंदर कुछ भी इनपुट लेना है या कुछ भी आउटपुट करवाना है, of course in reality you are writing a program in for the sake of taking some input and to show some output on the screen as well। ठीक है, आप प्रोग्राम इसी मकसद के लिए लिख रहे होते हैं ना कि आपने उस प्रोग्राम में कुछ ना कुछ इनपुट लेनी है यूजर से या कुछ ना कुछ आउटपुट देनी है। सो इनपुट और आउटपुट को डील करने के लिए एक कंपाइलर की बिल्ट इन फाइल होती है जिसका नाम है आईओस्ट्रीम। आईओस्ट्रीम, ठीक है, आई से बनता है इनपुट, ओ से मुराद है आउटपुट, स्ट्रीम स्टैंड्स फॉर अ फ्लो। सो आईओस्ट्रीम मींस अ फ्लो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। ये एक ऐसी फाइल है जो कि बिल्ट इन फाइल है कंपाइलर की, और ये फाइल जो है वो इनपुट और आउटपुट के साथ डील करती है। इस फाइल को इंक्लूड किए बगैर आप प्रोग्राम के अंदर ना तो इनपुट करवा सकते हैं ना कुछ आउटपुट करवा सकते हैं। सो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का हमने दूसरा इस्तेमाल पढ़ा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये वाला इस्तेमाल, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो यूज्ड टू इंक्लूड द कंटेंट्स ऑफ अदर फाइल इन इट। ये स्टेटमेंट यूज होती है किसी भी दूसरी फाइल को के कंटेंट्स को यूज करने के लिए आपके प्रोग्राम के अंदर। अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर किसी दूसरी फाइल का कंटेंट यूज करना चाहते हैं तो आपको हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूज करना पड़ेगा, या हैश इंक्लूड यूज करके इन टैग्स के अंदर आपको उस फाइल का नेम देना। सो बेसिकली तौर पर बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आपने इस टैग के अंदर आईओस्ट्रीम का नाम जरूर देना है क्योंकि ये आपकी बेसिक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की फाइल है।
उसके बाद दूसरा जो पार्ट है, जो दूसरा हमने C++ प्रोग्राम का पार्ट पढ़ा है, वो है यूजिंग नेमस्पेस std। अब ये एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर आप नेम स्पेस को यूज करें, ठीक है, नेम स्पेस को, और उस नेम स्पेस का नाम है std। std stands for standard। सो ये क्या चीज है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपके जब आप प्रोग्राम लिखेंगे ना, तो हम बात कर रहे थे यूजिंग नेमस्पेस std के बारे में। इसके इट इज अ सेकंड पार्ट ऑफ द C++ प्रोग्राम। तो जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे ना, अभी तो हम इनिशियल प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोग्राम के अंदर ना बहुत सी चीजें यूज होती हैं, लाइक फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, वेरिएबल्स वगैरह। तो ये फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहा जाता है कि ये प्रोग्राम की एंटिटीज हैं, ठीक है। These are the entities of a program। Clear? So using namespace std का मतलब है कि हम इस अपने प्रोग्राम के अंदर एक नेम स्पेस यूज कर रहे हैं जिसका नाम है std। वो एक स्टैंडर्ड नेम स्पेस है और वो तमाम की तमाम जो प्रोग्रामिंग एंटिटीज हमने प्रोग्राम के अंदर यूज करनी है उनको ऑर्गेनाइज करेगी, ठीक है। और हमें प्रोग्रामिंग एंटिटीज को एक्सेस करने का जो है वो सोर्स प्रोवाइड करेगी। ये एक ऐसी नेम स्पेस है, ठीक है। तो हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूजिंग नेमस्पेस std के लिए क्या बता रहे होते हैं कंपाइलर को कि हमने एक नेमस्पेस यूज की है जिसका नाम है std, और ये एक ऐसी नेमस्पेस है जो कि इस्तेमाल होती है टू अरेंज, टू ऑर्गेनाइज द प्रोग्रामिंग एंटिटीज। अगर हम ये नेमस्पेस std यूज नहीं करेंगे तो हम प्रोग्रामिंग एंटिटीज को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है जी। उसके बाद द मेन फंक्शन के बारे में हम देखते हैं। द थर्ड पार्ट इज द मेन फंक्शन। हमने देखा कि मेन फंक्शन होता है। अच्छा जी, अब इस मेन के साथ आप देखेंगे, ये देखिए इस मेन फंक्शन के साथ लिखा हुआ है इंट। इंट स्टैंड फॉर इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। ये इंट क्यों लिखा है? हमें ये पता है कि फंक्शन होता है, फंक्शन की एक डेटा टाइप होती है। वो फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा होता है। वो क्या रिटर्न कर रहा होता है? वो वही चीज रिटर्न कर रहा होता है जो उसकी डेटा टाइप है। तो इस केस में हमारी फंक्शन का नाम है मेन और उसकी डेटा टाइप है इंटीजर, इंट। तो इसका मतलब मेन फंक्शन हमारा कुछ न कुछ इंटीजर रिटर्न कर रहा होगा। वो कौन सा इंटीजर रिटर्न कर रहा होगा? वो पार्ट नंबर 4 है, रिटर्न 0। रिटर्न 0 हम मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं। इसका मतलब कि हमारा मेन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि 0 रिटर्न करता है। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप हैश इनटू डायस्ट्रीम नहीं लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम कभी भी कंपाइल नहीं। अगर आप यूजिंग नेमस्पेस std नहीं लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम कभी भी कंपाइल नहीं। अगर आप इंट मेन में कोई गलती कर देंगे तो आपका प्रोग्राम कभी भी कंपाइल नहीं होगा। लेकिन रिटर्न 0 एक वाहद स्टेटमेंट है। अगर आप इसको लिखें या ना लिखें आपका प्रोग्राम हमेशा कंपाइल होगा। लेकिन उसके बैकएंड पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। वो प्रॉब्लम्स क्या है कि अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर रिटर्न 0 लिखते हैं, ठीक है, आप अपना मेन फंक्शन लिखते हैं, एंड पे जाके आप रिटर्न 0 करवा देंगे, तो इसका मतलब है कि आप कंपाइलर को एक मैसेज भेज रहे हैं 0 की फॉर्म में कि जब भी कंपाइलर सारा प्रोग्राम कंपाइल कर चुका हो तो उसके पास रिटर्न चले जाए 0। जैसे ही कंपाइलर को बैकएंड पे कंपाइलर को 0 मिले, वो क्या करे जी? वो देखे कि 0 आ गया है, इसका मतलब प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो वो प्रोग्राम को जितनी भी मेमोरी मिली असाइन हुई थी उसको रिलीज कर दिया, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को जब कंपाइल उसने किया तो जब प्रोग्राम कंपाइल हुआ तो उसने उसको कुछ मेमोरी असाइन की, ठीक है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न 0 मिला, इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल गया कि यूजर का प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो वो क्या करेगा? उसने जो मेमोरी असाइन की होगी वो वापस ले लेगा, ठीक है। अगर आप रिटर्न 0 नहीं लिखते तो क्या होगा? इसका मतलब आपने कंपाइलर ने या आपने कंपाइलर को या कंपाइलर ने ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी 0 रिटर्न नहीं किया। इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को बेचारे को कभी भी पता नहीं चलेगा कि प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है या नहीं हो चुका, ठीक है। तो जब उसको पता ही नहीं चलेगा तो वो मेमोरी भी रिलीज नहीं करवा पाएगा, ठीक है। अब आपने जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान मेमोरी कंज्यूम की थी, ठीक है, तो वो हमेशा के लिए कंज्यूम रहेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कोई मैसेज ही नहीं गया 0 का, रिटर्न ही कुछ नहीं करवाया आपने।
सो बेनिफिट्स ये हैं रिटर्न जीरो के कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेमोरी को क्या करवा लेता है, रिलीज करवा लेता है। अगर आप रिटर्न जीरो नहीं लिखते तो मेमोरी की लीकेज का खतरा होता है। सो द लीकेज ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड टेंगलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर आपने रिटर्न जीरो नहीं करवाया तो इसका मतलब आपकी मेमोरी जो है वो लीक हो गई है और द लीकेज ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड। सो टेंगलिंग पॉइंटर से बचने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करें। C++ प्रोग्राम के 4 बेसिक स्ट्रक्चर जो हैं ये मैंने आपको इसीलिए बताए हैं इन डिटेल ताकि जब भी आप C++ का प्रोग्राम में जा रहे हो तो आप इन 4 पार्ट्स को सबसे पहले वहां प्रिंट कर दें। हमेशा इन 4 पार्ट्स को हमेशा यूज करना है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें होंगी जो हम यूज करेंगे टाइम टू टाइम, लेकिन ये 4 जो बेसिक पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं ये आपने हमेशा ही इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया? So this was something introductory lecture about the parts of C++ program. So ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ how to create a project. ठीक है, जब भी हमने C++ का प्रोग्राम लिखना है तो हम कंपाइलर यूज कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो। मैं खुद यूज कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो 2012। ठीक है, सो अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा हाउ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो में आपको विजुअल स्टूडियो पे प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा। उस पर आपको कुछ प्रैक्टिस ट्यूटोरियल जो है वो करके दिखाऊंगा कि किस तरह C++ प्रोग्राम के पार्ट्स को लिखा जाता है और ये किस तरह अपने वर्किंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मैं आपको सारे पार्ट्स वन बाय वन लिख के और आपको कर डेमो जो है वो इसमें करवाऊंगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस गाइस। See you, wish me good luck, and thanks for watching.